रूस यूक्रेन जंग के बीच यूएस ने एटमी ड्रिल की है। अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन के साथ युद्धाभ्यास, बॉम्बर समेत विनाशक हथियार इसमें शामिल होंगे। ग्लोबल थंडर ड्रिल में ब्रिटेन भी अपनी ताकत दिखाएगा। एटमी ड्रिल के जरिए दुनिया को वर्ल्ड पावर अमेरिका अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब दुनिया के कई हिस्सों में जंगी चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं, अमेरिका की तरफ से ये जो अभ्यास किया जाना है, इसे लेकर खासी हलचल नजर आ रही है। ऐसे वक्त में जब ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच की जंग कहीं न्यूक्लियर जंग में तब्दील ना हो जाए, ये डेवलपमेंट बहुत बहुत अहम है। ग्लोबल थंडर एटमी बवंडर कैसे ला सकता है, ये जरा समझिए। ग्लोबल थंडर के नाम से अमेरिका एटमी ड्रिल कर रहा है। दरअसल जो बाइडेन ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका भी पीछे नहीं है। अगर रूस धमकी देता है तो अमेरिका भी तैयार है। युद्धाभ्यास में विनाशक एटमी वेपन्स को यही वजह है कि शामिल किया गया है। न्यूक्लियर ड्रिल में ब्रिटेन की सेना भी शामिल है, यानी अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ आकर ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं। परमाणु तैयारी और ताकत दिखाना इसका मकसद है। एटमी ड्रिल से अमेरिका का रूस के सामने यह बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। ग्लोबल थंडर के जरिए रूस से मिल रही परमाणु चुनौती को देखते हुए यह फैसला लिया गया है अमेरिका की तरफ से। पुतिन ने बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन तैनाती का ऐलान कर दिया है और अब यह अमेरिका का जवाब है। और आइए अब देखते हैं कि इस एटमी ड्रिल के मायने क्या हैं। ये देखिए, रूस को परमाणु ताकत दिखाने की इसके जरिए कोशिश होगी। ये पहला बड़ा मकसद, पुतिन की एटमी धमकी को जवाब देना इसका मकसद है, क्योंकि पुतिन का रुख हमने देखा पिछले दिनों कितना आक्रामक नजर आया। यूक्रेन जंग के बीच रूस पर दबाव बनाने की रणनीति पर अमेरिका काम कर रहा है। रूस को बेलारूस में वेपन तैनात करने से रोकना भी इसका एक अहम मकसद है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चतुर्वेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका की ये कोशिश किस अंदाज में देखी जाए, किस तरीके से देखी जाए ऐसे वक्त में जब रूस की तरफ से लगातार न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की धमकी मिल रही है। अमेरिका भी ये बताने की कोशिश में लग रहा है ब्रिटेन के साथ मिलकर कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। क्या न्यूक्लियर जंग के मुहावरे पर इस वक्त दुनिया खड़ी है? समीर, आपने काफ़ी अच्छी एनालिसिस की है, लेकिन न्यूक्लियर जंग के मुहाने पर अभी स्टेज नहीं आई है। मैं जो कहना चाहता हूं कि ये जो मैसेजिंग है, अगर बेलारूस में रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए हैं तो ये एक मैसेजिंग है कि अगर आप ये करोगे तो हम ये कर सकते हैं। और ये बेसिकली डेटरेंस का पार्ट है। डेटरेंस के उसी तौर पर ये किया गया है। और ये ड्रिल्स वगैरह जो होती हैं, मैं नहीं समझता इसमें एक्चुअल ट्रिगर मैकेनिज्म है, वॉरहेड्स हैं, वो मूव किए जाएंगे। लेकिन सारा कुछ मॉक ड्रिल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और किस तरह से अप्रूवल्स आएंगे, किस तरह से एस्केलेशन बढ़ेगा, ये सब चीज़ों का इसमें अभ्यास किया जाता है। डीएस त्रिपाठी साहब, लेकिन क्या इसे इस तरह से ना देखा जाए कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर जंग की जो संभावनाएं, आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि टेंशन तो बढ़ता हुआ हम देख ही रहे हैं, वो एक कदम और आगे होता हुआ हमें नजर आ रहा है। रूस तो पहले ही कह चुका है हम तैयार हैं, बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी, अब अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है। समीर, इसको एक और नजरिए से देखिए। नॉर्थ कोरिया ने ऑलरेडी एक्सरसाइज की अपनी, उसने भी अपने आप को न्यूक्लियर सारे प्रैक्टिसेस किए जब उसने अभी कुछ ही दिन पहले, और कल चाइना ने अपनी F-6 जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस की। और यहाँ तक उन्होंने आर्म्ड जो है F-6 ले गए थे, जिसमें मिसाइल्स थी। सिर्फ ये हुआ कि मिसाइल्स दागी नहीं गई, सारी ड्रिल्स की गई। और बेलारूस में जैसे आपने बताया कि वहाँ पर ऑलरेडी रशिया ने पूरी अपनी तैयारी कर ली है। दूसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ
कि आप सोचिए नागासाकी में सिर्फ 15 किलो टन के बॉम्ब्स थे, आज रशिया के पास 150 मेगाटन पावर के बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स पड़े हुए हैं। कितनी बड़ी तबाही का मंजर है। तो मैं साथ हूं जनरल चतुर्वेदी साहब ने जो अभी बताया कि ट्रिगर मैकेनिज्म नहीं है कि लड़ाई हो जाएगी, जी। लेकिन डेटरेंस जरूर है। ये डेटरेंस मतलब दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। अगर ये धमकियां सही मायने में अगर तब्दील हो गई तो बहुत बड़ी तबाही दुनिया में आ सकती है। डोनेस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का विध्वंसक हमला, रूसी अटैक से यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह से तबाह। रूस ने रॉकेट से बक M1 एयर डिफेंस पर किया अटैक। सिंह साहब, ये जो अलग अलग इलाकों की, चूंकि हम परमाणु वॉर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो पैरेलल वॉर चल रही है, चाहे बाखमुट हो, अब देखिए डोनेस्क की भी बात हो रही है, आपको बड़ी वजह क्या लग रही है कि रूस अभी भी एक कहते हैं ना कि टोटल कंट्रोल इन इलाकों पर वो नहीं हो पा रहा है? बढ़ रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं। बाखमुट से भी हम देख रहे हैं कि अब जंग बड़ी अलग तरीके से हुई है अचानक से। आपको इसकी मूल वजह क्या लगती है? क्या रशियन स्ट्रैटेजी का कोई फॉल्ट है? क्योंकि अगर आप इतने बड़े सुपर पावर हैं, इतना एक्सपीरियंस आपको, फिर भी आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो एक्चुअल में वॉर में होता है कि कंट्रोल आपका आ गया। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब तक इस वॉर का निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसके दो कारण मुझे लगते हैं। पहला कारण तो यह है कि रशिया का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है उनके, वो पूरे यूक्रेन को कब्जा करना नहीं है। उनका अपना एम है कि वो चाहते हैं कि, लेकिन जिन इलाकों में एम है वो भी तो अभी पूर्ण रूप से नहीं है उनके। क्या रीजन है? जैसे ओपन एरिया वॉरफेयर होता है, वो उसके लिए इजी होता है मूव करना, आर्मर के लिए उसको कैप्चर करना। लेकिन ये अभी बैटल है, ये अर्बन वॉरफेयर है। अब अर्बन वॉरफेयर में एक एक बिल्डिंग के लिए, एक एक रोड के लिए, उसके लिए लड़ाई होती है। और जो डिफेंडर है, आप देखिए हमारी अपनी इंडियन आर्मी बोलती है, सब बताते हैं, डिफेंडर के लिए बड़ा आसान होता है उसको डिफेंड करना, बिकॉज जो रेशो है अटैकर टू डिफेंडर नॉर्मल वॉर में 1:3 होती है। मतलब अटैकर को 3 गुना शक्ति लगानी पड़ती है। जैसे आप इसे माउंटेन वॉर में रहते हैं, कब से 6 गुना हो जाती है। अब आप सियाचिन जैसे इलाके में जाए तो शायद आपको 8 से 9 गुना ताकत चाहिए होगी। तो ये जो डिफरेंस है, इतना ताकत लगाना एक एक चीज़ के लिए, शायद उसका जो वैल्यू, जो रिटर्न है, वो इतना नहीं है। तो इसलिए रशिया जो है उसको भी प्रोग्रेस से धीरे धीरे कर रहा है। उसको दूसरी बात है, इसके पीछे भी आप रशिया की खास स्ट्रैटेजी देखते हैं। देखिए, इस बीच रूस और यूक्रेन जंग को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा क्या है? यूक्रेन के हथियारों का भंडार मई तक खाली हो जाएगा। मई तक एंटी एयर मिसाइल खत्म होने वाली है, यह जानकारी सामने आ रही है। पेंटागन से लीक डॉक्यूमेंट के हवाले से यह खुलासा किया गया है। 3 मई तक S-300 की मिसाइलें भी खत्म हो रही हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह कि बिना हथियार यूक्रेन कैसे लड़ेगा वॉर, क्योंकि रूस के साथ जंग में यूक्रेन को लग सकता है बड़ा झटका। मई तक यूक्रेन के हथियारों का भंडार खत्म होना तय माना जा रहा है। पेंटागन से लीक्ड सीक्रेट डॉक्यूमेंट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। एंटी एयर मिसाइलों का भंडार भी इसके साथ साथ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें S-300 की मिसाइल भी 3 मई तक खत्म हो जाएगी, ऐसा अंदेशा जताया गया है। 69 बक मिसाइल भी खाली हो रही है, उसका भी गोदाम खाली हो रहा है। और देखिए, मई तक यूक्रेन की हार तय मानी जा रही है। क्यों ये कहा जा रहा है, उसकी डिटेल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या यूक्रेन की हार का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ऐसा अंदाजा क्यों लगाया जा रहा है? क्या मई तक यूक्रेन की हार होने वाली है? बिना एंटी एयर मिसाइल के हमले कैसे रोकेगा यूक्रेन, ये सबसे बड़ा सवाल है। श्याम कुमार सर, आप जो डाटा, जो एनालिसिस है, वो हमने आपको दिखाया, जो रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन तो युद्ध हार जाएगा, ये तय माना जा रहा है, लेकिन 14 महीने तो लड़ गया, लेकिन आगे लड़ने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो उसके पास मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, न्यूक्लियर तूफान पे एक कमेंट देना चाहूँगा। समुद्र में कोई बवंडर नहीं है, समुद्र शांत है। ये एक स्ट्रेटजिक कमांड की रूटीन एक्सरसाइजेज है। या मानसिक रूप से बवंडर पूरे विश्व में पैदा हो जाए तो शायद हम सब समझ सकते हैं कि ये क्या है, इसके पीछे बात है। हालांकि कोई न्यूक्लियर खतरा नहीं है। दूसरी बात रही S-300 मिसाइल की सैचुरेशन और उनके एग्जॉस्ट होने की। देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट से अटैक बहुत कम कर रहा है रशिया, क्योंकि उनको पता है S-300 सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उनके एयरक्राफ्ट मारे जाएंगे, तो उनको बचा के रख रहा है। मिसाइल से अटैक हो रही है और ड्रोन से अटैक हो रही है, उसके कारण उनका जो एमुनिशन है
300 का वो खत्म हो रहा है। तो ये रिपोर्ट एक तरह से मायने रखती है, क्योंकि इसके बाद का जो स्प्रिंग ऑपरेशन जो दोनों तरफ से जो शुरू कर रहे हैं, वो ये एयरक्राफ्ट मांग रहे हैं, ये दोनों तरफ से एयरक्राफ्ट की डिमांड जेलेंस्की की तरफ से थी, टैंक आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑफेंसिव ऑपरेशन स्प्रिंग में होने वाला है, तो ये मायने जरूर रखता है। बेलारूस में रूसी प्लेन पर अटैक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने रूसी निगरानी प्लेन पर हमला किया था। रूस के जासूसी प्लेन A-50 को लेकर अमेरिका ने खुलासा किया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने कीव की इजाजत के बिना यह हमला किया। माचुलिशी एयरबेस पर ड्रोन अटैक में A-50 तबाह हो गया था। तो A-50 को लेकर ये देखिए नई जानकारी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, ये जो दावा किया गया है कि यूक्रेन की इस खुफिया एजेंसी ने ये पूरा जो प्लान किया वो बिना कीव की परमिशन के किया। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा भी हो रहा है इस वॉर में कि एक कोऑर्डिनेशन की कमी है, या फिर कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, उनका कीव से इंस्ट्रक्शन लेना या देना ये उतना मायने नहीं रखता है, ये सवाल भी है। और देखिए रूसी प्लेन पर हमला, क्या पुतिन अब लेंगे बदला? फरवरी में रूसी जासूसी प्लेन A-50 पर अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था। बेलारूस में तैनात रूसी प्लेन पर ड्रोन से हुआ था तबाह, और A-50 पर अटैक को लेकर पेंटागन के लीक डॉक्यूमेंट से बात सामने आई है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस ने प्लेन पर किया था हमला। कीव की इजाजत लिए बिना खुफिया एजेंसी ने यह अटैक करवाया था। लुकाशेंको ने भी CIA और यूक्रेन पर लगाया था आरोप, और इसी को लेकर अब ये बातें सामने आई हैं। तो जासूसी प्लेन A-50 पर अटैक क्यों, इसकी वजह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए बेलारूस से रूस के लिए जासूसी कर रहा था यह प्लेन, यूक्रेनी फौज के हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। एक बार में 60 से ज्यादा टारगेट की निगरानी करने में सक्षम था। यूक्रेनी हथियारों की तैनाती की जानकारी ये दे रहा था, और यही वजह है कि इसको टारगेट किया गया था। और अब ये बात देखिए अमेरिकन डॉक्यूमेंट से बाहर आ रही। चतुर्वेदी सर, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? कीव की परमिशन नहीं, फिर भी एजेंसी जो है वो अटैक कर रही है, वो हमले कर रही है। ये कोऑर्डिनेशन की कमी है, या जानबूझ के कुछ एजेंसीज को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया कि वो अपना ऑपरेशन खुद ही डिजाइन करें और खुद ही एग्जीक्यूट करें? रवि, जब लड़ाई का माहौल होता है तब टू क्लियर कट अलग लाइन ऑफ आप कह सकते हैं कंट्रोल अलग होती है, जो कि फौजी तरीके से होता है, और एक होता है पॉलिटिकल मास्टर्स का केवल काम यह होता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फौज को देते हैं, और फौज किस तरह से उसको क्रियान्वित करती है वो फौज के ऊपर होता है। और लोकल कमांडर्स अगर कोई हमारे एरिया में आएगा, उनको पूरा अधिकार है उसको शूट करने का। लेकिन तो जंग अगर लंबी खिंचती है तो नेता के सामने भी ये चुनौती होती है क्या कि जवानों का हौसला कैसे बुलंद रखा जाए? बिल्कुल, और इसीलिए नेतागण जितने होते हैं वो फॉरवर्ड एरियाज में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। आजकल तो ये जो टेलीविजन है और प्रेस है, इसके जरिए मनोबल बढ़ाते हैं, हर तरह से उनके साथ खड़े होने को दर्शाते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये एक तरीका है मनोबल बढ़ाने का। लेकिन जो फौज की एक अलग चेन ऑफ कमांड है, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि अगर वहां करेंगे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाएगा और गलतियां ज्यादा होंगी। बिल्कुल। रूस और अमेरिका के बीच जंग की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। काला सागर में, ब्लैक सी में रूस ने अमेरिकी विमान इंटरसेप्ट किया है। रूसी फाइटर जेट ने P-8 पोसाइडन को इंटरसेप्ट किया है। रूस की चेतावनी के बाद लौटा अमेरिकी विमान। कैप्टन श्याम, यहां पर आपकी जरूरत है, बताइए जरा हो क्या रहा है? तस्वीरें हमारे सामने। P-8I ये विमान जो है ये SW के लिए माना जाता है, और ये एयर टू सरफेस अटैक के लिए भी माना जाता है। अच्छा। और ये सर्वेलेंस, मैरीटाइम सर्वेलेंस का एयरक्राफ्ट है, और भारत में भी इसको नेवी यूज कर रही है। बोइंग के द्वारा खरीदा गया विमान है, और ये बहुत ही जबरदस्त हमारे IL-38 और Tu-142 जो मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट थे जो अब फेज आउट हो गए करीब करीब, उनकी ये रिप्लेसमेंट है। तो ये बहुत ही खतरनाक एयरक्राफ्ट है जो शिप पे भी फायर कर सकता है, मिसाइल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी है। तो ब्लैक सी में सबमरीन्स की जो
जो उनकी जो एग्जिस्टेंस है रशियन फ्लीट की उसके लिए खतरा है, इसलिए ये उनको फाइटर से उसको अटैक किया। लेकिन बड़ी हिमाकत रशिया ने किया है, अमेरिकी विमान को अगर वो टारगेट कर रहा है तो ये बड़ी हिमाकत के तौर पर देखा। एग्जैक्टली एयर डिफेंस को और मजबूत बनाएगा रूस। इस बीच एक और अपडेट, फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने के बाद यह फैसला लिया एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल एंड्री डैमिन ने यह बात कही है। अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। एंड्री डैमिन का यह बयान, हवाई खतरों से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। और एक तरफ रशिया को घेरने की कोशिश, नाटो का दायरा बढ़ाता हुआ अमेरिका और लगातार ये धमकी देता हुआ कि हम रशिया को चारों तरफ से घेर लेंगे। इस बीच रशिया अपनी ताकत में इजाफा करता हुआ और ये ऐलान कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करेंगे, क्योंकि खतरे का अंदाजा रशिया को है। रशिया ये समझ रहा है कि उसकी घेराबंदी कर रहा है वर्ल्ड पावर अमेरिका और इससे वो अछूता नहीं है, इसलिए अपनी ताकत को बढ़ाना होगा अगर सर्वाइव करना है तो। इस बीच देखिए, यूक्रेन और फिनलैंड से डर गया है रशिया और रूस ने अपना हवाई पहरा बढ़ा दिया है। ये क्यों कह रहे हैं, इस डिटेल में आपको बिग बॉल के जरिए समझाने की हम कोशिश करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को और भी रशिया ने मजबूत करने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन के हवाई हमलों को रोकने के लिए 14वें महीने में यह तय किया गया है और यह नई रणनीति सामने आई है। यूक्रेन रूस में घुसकर ड्रोन हमला कर सकता है, यह भी खबर आई है। क्रीमिया और मॉस्को में कई बार ड्रोन अटैक हो चुके हैं, जिसके बाद अब अलर्ट पर है रशिया। एयरबेस को भी ड्रोन से निशाना बना चुका है यूक्रेन, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से अब रशिया की चुनौती बढ़ गई है और इसीलिए यह फैसला किया गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम को, जो मौजूदा सिस्टम है, उसको और बेहतर करने की जरूरत है। मतलब खतरे का अंदाजा रशिया को हो चुका है। एसपी सिंह सर, यह समझाने की कोशिश करिए कि जाहिर तौर पर अमेरिका रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, इस बात का अंदाजा है, लेकिन फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद खतरा बढ़ गया है और शायद इसीलिए यह फैसला किया गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है। क्या रशिया डर गया है? नहीं, जिसमें रशिया को डरने की बात नहीं है। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे जो बेस्ट परफॉर्मिंग और सबसे स्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है वो रशिया का है। रशिया ने S-300, S-400 और अब S-500 बना लिया है। तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली रशिया के सिंपल, जो मैं आपको बताना चाहूँ, ये ना सिर्फ उसको फाइटर एयरक्राफ्ट से, बॉम्बर एयरक्राफ्ट से और आने वाली मिसाइलों से, जैसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, वो भी प्रोवाइड करते हैं। अब इनमें सब में जो मेन कमी जो आज तक रही है वो है कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो है इनके अंदर इंस्टॉल नहीं है। तो अभी सारी वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर शिफ्ट हो गई है ड्रोन पर। तो ड्रोन का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो इनको लाना पड़ेगा, जिससे आप सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। अदरवाइज जो रशिया की एयर डिफेंस सुरक्षा है वो सबसे सक्षम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए S-400 जो है, जो हमारे भारतवर्ष में भी आया हुआ है, उसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर दूर आने वाले किसी भी विमान को पकड़ सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन S-400 ड्रोन को तो नाकाम नहीं कर सकता ना। इसलिए मैंने यही बोला अभी, यही सबसे बड़ी वजह है। और हम लगातार देख रहे हैं रूस की सीमा के अंदर दाखिल होकर यूक्रेन कैसे ड्रोन हमले करने में सफल हो पा रहा है। ये एक बड़ी चुनौती है रूस के सामने। रूस के साथ जंग में यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। एयर डिफेंस फोर्स के डिप्टी कमांडर एंड्री डैमिन ने यह दावा किया है यूक्रेन के TB2 ड्रोन को तबाह किया गया है और यूक्रेन को तुर्की से मिले हुए हैं बैरकतर TB2 ड्रोन। तो देखिए, तुर्की से बायरक्तार ड्रोन्स मिले हैं और वो कैसे तबाही मचा रहे हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात है। ये लगातार कहा जा रहा है कि देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो आज की तारीख में बहुत अहम हो गई है। यही वजह है कि ऐसे में ईरान रूस का एक बड़ा मददगार साबित हुआ है और ईरान से लगातार तमाम अत्याधुनिक ड्रोन्स रशिया को मिले हैं, जिसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन जंग में। बायरक्तार TB2 ड्रोन का यहां पर जिक्र हुआ है, इसके बारे में जरा हम आपको बता दें, क्योंकि ये ड्रोन्स सही मायने में बहुत खास हैं, बहुत काम आ रहे हैं रूस के, यूक्रेन के। यूक्रेन को तुर्की से ये ड्रोन मिले हैं, रूस के अंदर घुसकर इसके जरिए हमला किया जा रहा है।
हल्के हथियारों से ये ड्रोन्स लैस होते हैं। 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें इसमें लग सकती हैं। जी हां, ड्रोन्स में 4 मिसाइलें 300 किलोमीटर की रेंज से इसे ऑपरेट किया जा सकता है और यही वजह है कि इसके जरिए यूक्रेन का रूस पर हमला संभव है, मुमकिन है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। कैप्टन श्याम कुमार, किस तरह से आप देखते हैं ड्रोन्स आज की तारीख में कितने अहम हो गए और यूक्रेन को तुर्की से ये जो बायरख्तार ड्रोन्स मिले हैं ये उसके लिए कितने कारगर साबित होने वाले हैं? हमने देखा है पिछले दिनों किस तरह से रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने ड्रोन हमलों को अंजाम दिया। ड्रोन्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये छोटे छोटे चोर हैं जो इधर उधर से गलियों में घुस जाते हैं, राइट। उनको पुलिस पकड़ नहीं पाती। अब इनकी डिफेंस के लिए ये बेहतरीन तरीका अभी हम जो देखते हैं वो पहला तो ये है कि इनको जैमिंग से इनको डिस्ट्रॉय किया जाए, इनकी जो रेडिएशन कैपेबिलिटीज है उनको जैम कर दिया जाए ताकि ये सर्च ना कर पाए और सर्वेलेंस ना कर पाए। और दूसरा है जैमिंग के साथ लेजर गाइडेड जो हमारी जो सिस्टम्स है एंटी ड्रोन की, जो लेजर्स हम इनके ऊपर मारते हैं तब ये हीटिंग के द्वारा इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर ये बहुत करीब आ गए तो फिर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स जो है उनको यूज किया जाता है। जैसे आप अगर जमीनी लड़ाई की बात करें तो हम इनको बहुत करीबी से अपने बिल्कुल एक शूटिंग जैसे करते हैं उस तरह से करना पड़ता है कई बार। और कई बार आपने देखा होगा कि ये ट्रेंच के पास मारा गया है, एक सैनिक ने मार दिया है किसी ड्रोन को, ऐसी फुटेज आप दिखाते रहते हैं। तो ये तीसरा क्लोज इन वेपन सिस्टम का तरीका है। अगर स्कॉर्च सिस्टम आ जाए, जैसे कि आप कहते हैं ना कि 1000 ड्रोन अगर आ जाए आपके पास तो बड़ी मुश्किल है इनको, वो एक तरह से आपको सैचुरेट कर देते हैं। आपके जैमिंग जो शैफ्ट मिसाइल्स जो आप यूज करते हो, एंटी जैमिंग एक्टिविटी यूज करते हो, तो सारी नाकाम हो जाती है। बड़ी मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर ये रिसर्च चल रहे हैं और आगे बढ़ा जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में बाखमुत पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यूक्रेनी सेना बर्बाद बाखमुत का वीडियो शेयर कर रही है। मिसाइल और रॉकेट हमलों में तबाह हुई इमारतें नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए बाखमुत की, जहां पर भीषण जंग और इस युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई यहां चल रही है और इस बीच ये वीडियो शेयर किया गया है। साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बाखमुत शहर बर्बाद हो गया है। त्रिपाठी सर, बाखमुत एक ऐसा शहर है जो लंबी लड़ाई झेल रहा है, उसकी बर्बादी की तस्वीरें हमारे सामने आ रही। इसको आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? यहां अगर कुछ मिल भी जाता है तो फिर क्या मिलेगा किसी को? मतलब रूस को भी अगर मिलेगा तो शायद जमीन का टुकड़ा ही मिलेगा और कुछ तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही रही आपने जो बताया। अभी मैं यही कह रहा था कि बाखमुत में एक्चुअली तो कुछ नहीं है। बाखमुत की पॉपुलेशन लड़ाई से पहले 70,000 की थी और आज वहाँ 5,000 भी लोग नहीं हैं। ये है कंडीशन वहाँ की। डिवास्टेशन इतना ज़्यादा हो गया है और उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना, मूंछ की लड़ाई ज़्यादा है, दोनों कोई पीछे नहीं हटना चाहता है। जबकि पिछले महीने की ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि बाखमुत लगभग रूस के कब्जे में चला गया है। और बाखमुत में है क्या, मैक्सिमम जो चीज़ें वहाँ माइंस हैं वो भी सॉल्ट की। 90% सॉल्ट जो है यूक्रेन का उधर से जाता है और कुछ कोल माइंस हैं, यही वहाँ पर मैक्सिमम है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि कोई अभी पीछे अगर यूक्रेन हट गया तो एक बहुत बड़ी विफलता मानी जाएगी अमेरिका और नाटो की। तो ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर वो मूंछ की लड़ाई है, वही है इस जगह पर, और इसीलिए इतना ज़्यादा है खिंच जा रहा है। दूसरी चीज़, चूंकि ये बिल्टअप एरिया में है और इन्होंने डिफेंसेज ले रखे हैं तो उस पर जो है इनको हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पेंटागन पेपर लीक से अमेरिका की पोल खुलती नजर आ रही है। कैसे? समझिए, सीक्रेट लीक होने से अमेरिकी इंटेलिजेंस पर कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई हैं अमेरिकी एजेंसियां, ये माना गया है। यही अपने आप में कितनी बड़ी नाकामयाबी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमेरिकी एजेंसियों को पेपर लीक के सोर्स का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर। ये खुलासा बहुत बड़ा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी पेंटागन का पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक कैसे हुआ, इसको लेकर अमेरिका में एक राय नहीं है और इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन ऑन है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये कि कुछ भी पता नहीं कर पाया है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर बहुत ज्यादा संशय है अमेरिका में, और वो अमेरिका
जिसके दम पर यूक्रेन ये पूरा युद्ध लड़ रहा है। अब देखिए पेंटागन लीक, अमेरिका एक्सपोज हो गया है इसके जरिए। ये क्यों कहा जा रहा है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए रिपोर्टर जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है और व्हाइट हाउस का इस पर सफाई क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रिपोर्टर का कहना है कि इतना बड़ा लीक कहां से हुआ, यह सवाल पूछा गया। व्हाइट हाउस यह सफाई देता हुआ नजर आया कि अब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। यह सफाई पेश की गई है। अब देखिए अगला सवाल क्या किया गया, क्या आगे के लिए लीक को रोकने के लिए क्या प्रिकॉशंस, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। नेक्स्ट देखिए सवाल क्या किया गया, क्या दूसरे सहयोगी देशों से भी आपने इसको लेकर संपर्क किया। तो व्हाइट हाउस क्या कुछ कह रहा है, हां हम बहुत हाई लेवल पर पार्टनर्स के टच पे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अगला सवाल फिर पूछा जाता है, वो ये कहा जाता है कि क्या ये सारे दस्तावेज जो लीक हुए हैं ये सारे सही हैं। इस पर व्हाइट हाउस अपनी सफाई पेश करता है कि अभी इस पर कुछ भी कहने की हम स्थिति में नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा अमेरिका कंफ्यूज नजर आ रहा है। चतुर्वेदी सर, इस लीक को कैसे देखते हैं, इन सवालों को आप कैसे देखते हैं, और जो जवाब पेंटागन के जरिए दिया जा रहा है, अमेरिका के जरिए दिया जा रहा है, क्या इस तरह के जवाबों की एक्सपेक्टेशन अमेरिका से किया जा सकता है? विपिन, इस तरह की जब खबरें लीक होती हैं तो इंटेलिजेंस एजेंसी और जिस देश को ये मिलती हैं वो सब बड़े सावधानी पूर्वक इन खबरों को जांचते हैं, परखते हैं और उस पर विश्वास तकरीबन नहीं करते जब तक कि सब कुछ जांच परख में वो 100% सही नहीं। क्योंकि ये दोनों सोर्स और खबर की जो विश्वसनीयता है, दोनों की जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। हो सकता है ये अमेरिका ने डेलिबरेट लीक किया हो, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो आंसर्स दिए हैं उससे ऐसा ही कुछ लगता है। बिल्कुल सही बात है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया उससे तो ये और पुख्ता हो गया, अमेरिकी इंटेलिजेंस की ये बड़ी नाकामयाबी है और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है कि ऐसे दौर में इतनी सारी अहम इंफॉर्मेशन लीक हो गई।